नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के 50 आरोपियों को दी जमानत। मास्टरमाइंड और उसका बेटा शामिल नहीं। दिल्ली से पैरवी करने आई जमीयत के वकीलों की टीम। मस्जिद मदरसे के अतिक्रमण तोड़ने का है केस। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का महिला सशक्तिकरण पर फोकस। विधानसभा में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश। 1% सेस और शिशु सदन टेक होम राशन पर चर्चा। मसूरी और हल्द्वानी में सड़कों पर उतरी यूथ और महिला कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला से पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ दिखा आक्रोश। सरकार से बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग। तीर्थयात्रियों के लिए खोला गया गौरीकुंड से केदारनाथ मार्ग। सरकार ने की 5 अल्टरनेटिव ट्रेकिंग रूट बनाने की तैयारी। सीएम धामी के निर्देश पर 11,000 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। प्रदेश में देहरादून समेत 9 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हुआ मसूरी। केम्पटी राष्ट्रीय राजमार्ग। बोल्डर गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मामले में 50 आरोपियों को जमानत दे दी है, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन के नेतृत्व में पैरवी की गई थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मामले में 50 आरोपियों को जमानत दे दी गई है, जिसमें से 6 महिलाएं भी शामिल हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाला 19 किलोमीटर लंबा रूट 29 जगहों से टूट गया था। इस वजह से यहां आवाजाही पूरी तरह से ठप थी। हालांकि अब रूट को खोल दिया गया है, लेकिन सरकार अब केदारनाथ तीर्थयात्रा के लिए 5 अल्टरनेटिव ट्रेकिंग रूट बनाने की तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 5 अल्टरनेटिव ट्रैकिंग रूट बनाने की तैयारी कर रही है। 5 ऑल्टरनेटिव रूट्स पे हम काम कर रहे हैं। इस बार भी चौरास वाला जो रूट है, जिससे बहुत सारे लोगों को, श्रद्धालुओं को निकाला गया था आपदा के टाइम पे, उसको डेवलप करने की भी बात हो रही है। हमारे जिला प्रशासन, डीएम, पुलिस टीम और वहाँ के लोकल जो लोग हैं, प्रधान हैं, हमारे वहाँ के क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, उन सब की मदद लेते हुए 5 ट्रैक रूट आइडेंटिफाई किए गए हैं और उस पर बहुत तेजी से काम भी चल रहा है। इस बीच गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाले रूट को तीर्थयात्रियों के लिए सोमवार को खोल दिया गया। उत्तराखंड में 31 जुलाई की रात को तेज बारिश के बाद हुए नुकसान की वजह से इस रूट को 26 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। और ट्रैक रूट जो है हमारा, वो पूर्ण रूप से शुरू हो चुका है, घोड़े खच्चरों वाला भी और पैदल यात्रियों के लिए भी। जंगल चट्टी पे एक थोड़ा सा एरिया है जहाँ पर हल्का सा बाधित है, लेकिन वहाँ पर प्रशासन के माध्यम से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्थापित करके वहाँ पर हमारी टीम है और उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव रूट वहाँ से बना के श्रद्धालुओं को निकाल रहे हैं। तो पूर्ण रूप से आज के दिन जंगल चट्टी को अगर आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, हमारा पूरा ट्रैक रूट इस वक्त काम कर रहा है। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाला 19 किलोमीटर लंबा ये रूट 29 जगह से टूट गया था। इस वजह से यहां आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई थी। इस दौरान रास्ते में फंसे लोगों को निकालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में हफ्ते भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तीर्थयात्रियों और आम लोगों को मिलाकर 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
राज्य आंदोलनकारियों के प्रदेश व्यापी आंदोलन के आह्वान पर हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में आंदोलनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने और राज्य की मूलभूत समस्याओं को जस की तस होने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाने के बजाय विधायक अपनी तनख्वाह बढ़ाने में लगे हुए हैं, जबकि राज्य आंदोलनकारियों को केवल 4,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। पूरे प्रदेश भर में आज राज्य आंदोलनकारी ज्ञापन दे रहे हैं, एसडीएम के माध्यम से, डीएम के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि हमारी स्थायी राजधानी 24 साल में कहाँ होगी तय नहीं कर पाए हैं। हम स्थायी राजधानी गैरसैंण चाहते हैं और शहीदों के सपनों का राज्य चाहते हैं और प्लेन बेरोजगारी भ्रष्टाचार के मुद्दों को हम चाहते हैं। मूल भू कानून की हम आवश्यकता पर जोर देते हैं। जो आरक्षण जो कहते हैं कि साहब ओबीसी पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर ओबीसी का दर्जा ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ मूल निवासियों को ओबीसी एससी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं और राज्य आंदोलन को हम चाहते हैं कि उनको स्वतंत्रता सेनानियों के समान दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, अभी जो गैरसैंण में सदन हुआ है, इसमें हमारे माननीय विधायकों के जो वेतनमान है वो 4.5 लाख रुपए हो गया और हमारी जो गरीब जनता है वो लगातार जो है देखो परेशान है और सब लोग अभी जो है रोजगार के लिए परेशान है और हम लोग जो है आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी केवल 4,500 रुपए महीने का मिल रहा है, जबकि हमारे लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए इतना संघर्ष किया, 42 लोगों ने शहादतें दी, उसके बाद भी आज जो है हमारे लोगों को जो है सम्मान नहीं मिल पाया उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को। देखो 24-25 जुलाई 79 से हम उत्तराखंड प्रांत दल के फाउंडर मेंबर हैं और हमने लगातार इस राज्य के संघर्ष किया है लोगों के साथ मिलकर के। सारे हमारे कुंवर साहब हैं, ये चिलवाल जी हैं, हमारे काबड़ी जी हैं, चंद्रशेखर काबड़ी जी, भूपेन ये जोशी जी हैं, हमारे प्रकाश जोशी जी हैं और केडी गुणवंत जी हैं। हम लोगों ने ये समय पर उस राज्य के लिए संघर्ष किया और ये राज्य का बड़ी मुश्किल से जो है 2000 में इसका राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन हम सारे आंदोलनकारियों ने जिस राज्य के लिए लड़ाई थी, जिस मकसद से जैसा राज्य बनना चाहिए था वो राज्य नहीं बन पाया है। तो आज भी हम सारे आंदोलनकारी इकट्ठे होकर के उस जो कल्पना की थी जिस राज्य की, उस राज्य के लिए हम अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में की गई बैठक की अध्यक्षता मनप्रीत सिंह ने की। किसानों की समस्याओं का शिकायत पत्र जसपुर उप जिला अधिकारी को सौंप करके समस्याओं के निदान करने की भी मांग की। बैठक में चर्चाओं के दौरान प्रस्तावित पारित किए गए, जिसमें से बिजली की प्रीपेड मीटर ना लगाए जाएं। अगर विभाग द्वारा जबरन मीटर लगाए गए तो किसान यूनियन इसके विरोध में जाएगा। ट्यूबवेल की बिजली फ्री की जाए, साथ ही घरेलू मीटर की यूनिट फ्री की जाए। क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को सुनकर और उच्च अधिकारियों से वार्ता कर उन समस्याओं का निस्तारण करवाया जाता है। आज भी इसी विषय को लेकर उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी जो इस समय प्रमुख मांग है वो गन्ने में जो बीमारी चल रही है उससे लगभग किसानों का गन्ना 80% जो गन्ना है वो नष्ट हो गया है। उसके मुआवजे की मांग, उसके लिए कीटनाशक की मांग और जो बिजली विभाग द्वारा हमारे यहाँ नए मीटर एक लगाए जा रहे हैं, प्रीपेड मीटर जो रिचार्ज से चलेंगे, उसका भारतीय किसान यूनियन पूरे तरीके से विरोध करती है। अगर जबरन वो मीटर लगाए गए लोगों के घरों में तो हम वो मीटर उखाड़ फेंकेंगे और इसका पूर्ण विरोध करेंगे। मसूरी में महिला कांग्रेस द्वारा गांधी चौक गुरुद्वारे के सभागार में 1 दिवसीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोना और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता का सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं की आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में महिला और बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसका विरोध कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कर रही थी, परंतु सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पर लाठी डंडे बरसाए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। कांग्रेस द्वारा यहाँ पर 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमने सभी महिलाओं को आमंत्रित किया, जिसमें युवा भी आए हैं, हमारे शीर्ष नेता भी आए हैं। और हमने इस सम्मेलन का मकसद ये है कि हमने जो हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं, इनको जागरूक करना, क्योंकि आज भाजपा ने इतना सब जगह झूठ फैला दिया।
सब जगह मोबाइल में और हर जगह मीडिया के जरिए वो इतना झूठ फैला रहा है, हमारे इतिहास को उन्होंने झूठ दिया। तो उनको जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पर ये सम्मेलन आज किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनके द्वारा एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसमें कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, उन सबको उन्होंने गलत बता दिया। उन सब महिला अध्यक्ष के साथ जो कल घटना घटी है, ये बहुत ही एक दुखद घटना है और ये पुलिस की बर्बरता और नाकामी है पूरी सरकार की। जो ये एक महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए देहरादून से उधम सिंह नगर गई थी कि जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, जिन अंकिता हत्याकांड हुआ, उनको न्यायिक जांच होनी चाहिए, न्याय अधिकार उनको मिलना चाहिए। एक आवाज़ उठाई थी और उसके साथ जिस तरह से बर्बरता पूर्वक उनके साथ लाठीचार्ज, उनको धक्का मुक्की एक महिला होने के नाते जो किया गया, ये बड़ा निंदनीय विषय है। कांग्रेस अध्यक्ष और उनके सभी सहयोगी साथियों को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस, इस महान कांग्रेस संगठन की उन नीतियों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ अवगत कराने का अवसर दिया। कब जो है कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, फिर जाकर जो है इसको आगे बढ़ाया। उससे पहले 1857 में जो है इसको स्वरूप दिया गया। तो ये सब समझाने और बताने के लिए कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर के प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ रुद्रपुर में पुलिस के गलत व्यवहार करने का विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने डिग्री कॉलेज से लेकर के एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकाला और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में यह जुलूस निकाला गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा, राज्य के अंदर महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार महिला अपराध को रोकने में नाकामयाब है। लोकतांत्रिक विषय उठाया, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाई कि महिलाओं के प्रति लगातार प्रदेश में किस प्रकार से हिंसा बढ़ती जा रही है। एनआरसीबी की स्वयं की रिपोर्ट ये बताती है 26% इसमें उछाल आया पिछले वर्ष में, और राज्य की सरकार ने आंखें मीच रखी है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग संलिप्त हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी के विषय में मैंने सत्र में प्रश्न पूछा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि यही बता दीजिए बुलडोजर रिजॉर्ट पे किसने चलाया, बाकी बात छोड़ो आप, कोई जवाब नहीं। कि जो देश एवं पूरे प्रदेश भर में महिलाओं के और बच्चियों के संग जो बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या का मामला दिन प्रतिदिन सामने बढ़ता ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा और मतलब अपने प्रति वो असुरक्षित कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो अब उनकी लड़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके न्याय के लिए हम लोगों को खुद ही सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है और सरकार तो है ही। सरकार जहाँ एक तरफ नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन जब उसकी सुरक्षा की बात आती है, जब उसकी न्याय की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार अंधी हो जाती है और बहरी हो जाती है। मांग है सरकार से कि जितने भी महिला उत्पीड़न के मामले हुए हैं उन सब की सीबीआई जांच हो, और जो महिला उत्पीड़न में दोषी पाए जा रहे हैं, जो बलात्कारी हैं, जो दोषी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त फांसी की सजा हो। जिस प्रकार से सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए है महिला उत्पीड़न के मामले में, जिस प्रकार से ये गूंगी बहरी भाजपा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश में अंकिता भंडारी का इतना बड़ा मामला हुआ, हमारी लगातार युवाओं ने मांग करी कि उस पर सीबीआई मांग की जांच हो, मगर सरकार उसमें लगातार चुप्पी साधे रही। उसके बाद आपने देखा कि कई अन्य मामले हमारे प्रदेश में निकल कर आए, और युवा प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति यही मांग कर रहा है कि इन सभी मामलों की सीबीआई जांच हो, मगर सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए। आज उसी सरकार को जगाने के लिए युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में डीडीहाट कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट के नेतृत्व में सरकार और पुलिस के खिलाफ जुलूस निकाला गया और भाजपा सरकार पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपा सरकार पुलिस प्रशासन के जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हर राज्य, हर देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो बलात्कार हो रहे हैं बच्चों के साथ, उसके जो लड़ाई लड़ रही है, उसकी ही लड़ाई आप देख सकते हैं। रुद्रपुर में एक जो नर्स बहन थी, उसका बलात्कार करके उसको मार दिया गया। उसकी जो मांग, दोषियों को फांसी दो करके मांग करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वहां पे आई, तो
भाजपा सरकार के द्वारा जो संरक्षण दे रही है बलात्कारियों को, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि भाजपा ही के संरक्षण में ये बलात्कार हो रहे हैं। जैसे आप बताइए, न्याय मांगते हुए ज्योति रौतेला को पुलिस के द्वारा बार बार गोदा गया, बार बार उसको प्रताड़ित किया गया, धक्का दिया गया, बैरिकेडिंग से धक्का देकर उसको गिराया गया, वो बेहोश तक हो गई। देहरादून समेत राज्य के 3 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी कहीं कहीं बारिश के तीव्र दौर होने की संभावना जताई गई है, जबकि 4 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में बृहस्पतिवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। येलो अलर्ट के तहत तीनों जनपदों में बारिश के तीव्र दौर होने के साथ ही गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, लगातार पहाड़ों में जो बारिश है वो अब आफत का सबब बनती चली जा रही है। आम जन से लेकर के यात्री तक अब भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं पर मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। ऐसे में आज के मौसम को लेकर के अगर जानकारी चाहें तो कैसा है आज का वहां का मौसम? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में लगातार जो मानसून है उस दरमियान जो बारिश आ रही है वो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं रुक रुक करके बारिश आ रही है, कहीं बादल फटने की खबरें आ रही है, साथ ही साथ भूस्खलन की जद में भी कई सड़कें आ रही है, ब्रांच सड़कें हो, नेशनल हाईवे हो। लेकिन लगातार बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की ओर से जगह जगह पर जो बोल्डर आ रहे हैं या मिट्टी आ रही है उसको तत्काल प्रभाव से जेसीबी के माध्यम से हटा दिया जाता है, फिर उसको बॉर्डर रोड को खोल दिया जाता है। इसके अलावा जो बारिश हो रही है, खासतौर पर अगर हम 24 घंटे में पिछले देखेंगे तो पिछले 24 घंटों में राजधानी देहरादून समेत अधिकांश जिलों में भारी से भारी बारिश हुई है, जिससे राजधानी देहरादून समेत कई इलाके लबालब हुए हैं। हालांकि कुछ घंटों के बाद फिर से पानी का रिसाव जमीन में होने के बाद एक बार दिनचर्या सामान्य रही है, लेकिन इस दरमियान ट्रैफिक सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कतें सामने आई है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग ने एक बार फिर 3 जिलों में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, उसके अलावा जो और बाकी जिले हैं उनमें आंशिक बारिश होने के साथ जो बिजली कड़कने की जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके मद्देनजर आपदा कंट्रोल रूम में जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखते हुए जानकारी साझा की है कि आप नदी किनारे या नदी नालों के किनारे या घाटों के किनारे पर जाने से प्रतिबंधित करें, वहां पर लोगों को जाने न दें। और अगर कहीं पर कोई जा रहे हैं या कोई बस्तियां नदी किनारे रह रही है तो वहां पर अलर्ट के लाउड स्पीकर के माध्यम से पुलिस के जरिए या नगर निगम के नगर पालिका के अधिकारियों के जरिए लोगों को वहां से ऊंचाई वाले स्थानों में शरण लेने के लिए भी कहा गया है अगर तेज बारिश होती है, क्योंकि जैसे ही तेज बारिश होती है उससे पहले ही 2 घंटे पहले एक फोरकास्ट जारी कर दिया जाता है कि तेज बारिश होने की संभावना है इन क्षेत्रों में, लिहाजा वहां के लोग एहतियातन ऊंचाई वाले इलाकों में रहें या फिर उस समय ट्रैफिक में निकलने की कोशिश न करें या पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा न करें। इस तरीके का मैसेज या अपील कन्वे कर दी जाती है, जिसका असर है कि लोग सुरक्षित दूसरे स्थानों पर महफूज हो पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार की बारिश हो रही है उससे नदियां जरूर अपने खतरे के निशान को पार कर रही है, जिससे एक जो रोजमर्रा की दिनचर्या है उसमें फर्क पड़ रहा है। कहीं अखबार या न्यूज पेपर समय पर नहीं पहुंचता है, आवश्यक सेवाएं जैसे दूध है, फल है, सब्जियां ये नहीं पहुंच पाती है, टाइम लगता है। इसके अलावा जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं के बीच में राजधानी समेत जो तमाम दूरस्थ इलाके हैं उनको बीच के एक मिड सेंटर में उन तमाम रसद की एक गोडाउन तैयार किया गया है। पहले से ही मानसून आने से पहले सरकार ने अपना होमवर्क किया था, जो कमिश्नरों के गढ़वाल और कुमाऊं के जोन में तैयार किया गया था, ताकि अगर कहीं पर इस तरीके की दिक्कतें आती है तो अल्टरनेट जो वैकल्पिक व्यवस्था होगी उसके जरिए लोगों को ये जरूरी सामान या मेडिकल की सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। तो यही कारण है। लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान को बड़ी संजीदगी और गंभीरता के साथ दिया जा रहा है और उसको अपील भी की जा रही है ताकि लोग ऐसे स्थानों को जाने से गुरेज करें। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। मसूरी के केमपटी जोन वाले मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 707A सिया गांव के पास भारी भूस्खलन के बाद क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई। छोटे वाहनों को बड़ी मुश्किल से निकाला जा रहा है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सूचना होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी अधिशासी अभियंता नवनीत पांडे के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और सुरक्षा की दृष्टि से भूस्खलन क्षेत्र के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई और छोटे वाहनों को हल्के हल्के निकालने की कोशिश की जा रही है। जितने हमारे लोकल्स या बाहर से आए हुए जितने भी होटल्स और व्यवसाय के लिए यहाँ पे जो भी भवन निर्माण कर रहे हैं
उसके लिए नाली की जो जगह होती है उसको नहीं छोड़ते हैं। उस कारण क्या है, पानी एक जगह एकत्रित होकर फिर वहाँ पे वो निकलता है। उसी कारण ये सब इस तरह से ये दीवारें टूटती हैं, सड़क ब्लॉक होती है। विगत पिछले वर्ष में भी सेम यही हाल हुआ था यहीं पे पीछे। तो इसमें हमारे कुछ व्यवसायिक दुकानदारों का भी इसमें मैं गलती बोलूँगा कि कोई वो अपनी नालियाँ नहीं छोड़ते हैं। और विभाग का तो ये कहूँगा कि विभाग को मैं पिछले कई समय से मैं खुद प्रयास कर रहा था कि थोड़ा यहाँ नाली निर्माण करवा दिया जाए, जो यहाँ पे रह गया था, जो डेंजर जोन था। हमारे बारिश से रिटर्निंग वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है, इससे मार्ग की चौड़ाई यहाँ पर कम हो गई है। अभी सवेरे हम लोगों ने जेसीबी लगा करके मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया है। बड़े वाहनों के लिए चूँकि दीवार का निर्माण किया जाएगा, उसके पश्चात ही खुल पाएगा, उसके दीवार निर्माण के लिए कार्य चल रहा है। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र के ग्रामीणों को लैंडस्लाइड के बाद कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क बंद होने के कारण उन्हें एक 65 वर्षीय मरीज को 15 किलोमीटर पैदल चलाना पड़ा। बीते हफ्तों में यह दूसरी बार है जब ग्रामीणों को गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को ऐसी कठिन परिस्थितियों में चिकित्सा सुविधाओं के लिए लाना पड़ा। यह यहाँ के वोरवल्दा गांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 1.5 महीने से लगातार भूस्खलन से ग्रस्त है। सड़क का आंशिक रूप से बनाई गई है, लेकिन लगातार भूस्खलन के कारण इसे चलाना असंभव हो गया है। इससे परिवहन में भी बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए आवश्यक सेवाओं और चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना भी मुश्किल हो गया है। पूर्व विधायक ललित ने स्थानीय बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की निंदा की है। पूर्व में भी कपकोट क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था, और जिस प्रकार से डोली में 15-15 किलोमीटर पैदल सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार देख रहे थे, और हम लोग आपदाग्रस्त क्षेत्र कपकोट पिंडर घाटी में भी गए, और आज फिर एक उदाहरण फिर जो है समडर क्षेत्र से आया कि रूप सिंह दानू को जो है लगातार लगभग 15 से 18 किलोमीटर जो है बदियाकोट होता है समडर से, बोलबल्ला से, वहाँ से डोली में जो है लोग लेके आए। तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं के हाल रही होगी ये प्रशासन देख रहा है, और हम तो जिलाधिकारी से कई मरतबा कह चुके हैं कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है। लगातार खबरें आ रही थी कि बोरबल्ला से 15 किलोमीटर पैदल एक मरीज को लाकर बागेश्वर से आदरणीय गोपाल सिंह जी को लाकर वो उसके बाद वो हल्द्वानी इलाज के ले गए। आज फिर उसी घटना की पुनरावृत्ति हो गई है। रोडों में जगह जगह मशीनें लगी हुई हैं। विभागीय अधिकारी कहते हैं आपदा सचिव के सामने, विभागीय अधिकारियों के सामने, कि लगातार मशीनें काम कर रही हैं और आपदा में रोडों को खोलने का काम कर रही है। आज भी बोरबल्ला रोड पूरी तरह से ध्वस्त है और उसमें ना आवाजाही हो पा रही है। मरीजों को आज भी वापसी जो है डोली से ले जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने देहरादून के विकास नगर तहसील में हाट बाजार व्यापारियों से अवैध रूप से वसूली करने के मामले में सरकार का जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर को होगी। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि जो शिकायत की सीडी उन्होंने कोर्ट में पेश की है उसकी एक प्रति विकासनगर थाने के एसएचओ के सामने पेश करें। एसएचओ को निर्देश दिए थे कि वह जांच कर कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए जवाब पेश करने के लिए कहा है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लगातार 24 घंटे कार्य करते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती। कई बार हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार केवल आश्वासन देती है। इसलिए हम सरकार से मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति देनी पड़ती है, लेकिन ऐप की खराबी से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती और मानदेय भी काट लिया जाता है। हमारा जो पोषण ट्रैकर एक ऐप है ना, उस ऐप में नेटवर्क इशू की वजह से या ऐप के इशू की वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाती है। कई बार कैप्चर नहीं हो पाता है, कई बार HCM नहीं चल पाता है, कई बार अटेंडेंस नहीं चल पाती है, तो उसमें सैलरी लड़कियों की काटी जा रही है, जबकि इशू ये सारा का सारा नेटवर्क का है, ऐप का है। मेन जो हमारा रीजन ये है, और मानदेय जो है प्रॉपर नहीं आ रहा है। अब भी रक्षाबंधन के लिए लड़कियां 2-2 महीने से इंतजार कर रही थी, बड़ी मुश्किल से मानदेय आया है। भवन किराया वो भी अब 3-3 महीने का आ रहा है, वो भी बैक में आ रहा है, एडवांस में नहीं आ रहा है, बैक में आ रहा है। तो मेन हमारा मकसद यहाँ पर आज जो इकट्ठा होने का है कि कहीं ना कहीं जो हमें ऐप की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इस ऐप की प्रॉब्लम में हमारा मानदेय क्यों काटा जा रहा है। उससे हमारा मानदेय बहुत कम है। हमें ओनली
9,000 रुपये मिलता है मानदेय पूरे समय। आप ये बताइए इस महंगाई के ज़माने में क्या हम घर चला सकते हैं अपना? इसमें हमारे बच्चे हैं, बच्चे फीस स्कूल जाते हैं, स्कूल की कितनी तगड़ी फीस है इस बार। हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद उसके बाद ट्यूशन की भी तो फीस चाहिए उन्हें। इस महंगाई में हमारी मानदेय चलाना बहुत, हमें कम से कम हमारा कम से कम रोज का मानदेय 600 रुपये तो मिले। 600 रुपये जिससे 18,000 रुपये हमारा मानदेय हो जाए। हमें अपना 18,000 मानदेय चाहिए, हमें सरकार से और कुछ नहीं है। सरकार जो हमारी तनख्वाह आती है 9,300 वो हमारी 18,000 कर दी जाए। और ये काफी टाइम से लंबा चल रहा था कि तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। हमें धरना करते थे और आश्वासन दे दिया जाता था कि धरना बढ़े, वो धरने को देख के रोक दिया जाए और आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। झूठा आश्वासन दिया जाता था। और सबके साथ सरकार ऐसा नहीं, सबके साथ कुछ ना कुछ कर रही है, कहीं योजना दे रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं किसी को पक्का कर रही है। और जो जिनकी 70-80 हज़ार रुपये हैं उनके एक लाख कर दे रही है। लेकिन हमसे ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है? हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम सब बहनें आंगनवाड़ी की, जबकि हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।